all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर को हम करेंगे आज ग्लाइकोलिसिस को पूरा का पूरा। अब ग्लाइकोलिसिस एक पूरा पाथवे है 10 स्टेप का, जिसके सारे के सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। और वो आप उसको याद कैसे करोगे, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ अभी थोड़ी देर लगेगी मुझे ग्लाइकोलिसिस का पढ़ाने में, तो साथ साथ में आप लर्न करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपकी, अब तुरंत ग्लाइकोलिसिस का पूरा पाथवे एक पेपर में रफ में नोट डाउन बिना देखे करोगे, लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा ग्लाइकोलिसिस। चलो ग्लाइकोलिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ग्लाइकोलिसिस क्या है, हम लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू, हम लोग मतलब प्लांट्स लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं सुक्रोज बनाते हैं अपने अंदर स्टोर करने के लिए एज अ शुगर। वो शुगर जो है वो यूज़ होता है फॉर एनर्जी, पर वो जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। उसके बाद जो भी कन्वर्जन होता है पहला ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, नॉट सुक्रोज, ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इन जनरल कोई दूसरे फॉर्म ऑफ शुगर भी बने हो, फ्रुक्टोज हो या कोई भी दूसरा फॉर्म हो, तो पहले उसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, उसके बाद ही ये आगे का फर्दर स्टेप होगा, जिसकी डिटेल हम लोग आगे करेंगे। अभी उसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ग्लूकोज से ही शुरू होगा ग्लाइकोलिसिस। तीसरी चीज़, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, वो कहाँ पे होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस। चौथी चीज़, ये जो पाथवे है पूरा 10 स्टेप का, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। समझे, 4 इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोली। अब ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी हमारे पास, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज से ही हमारा स्टेप चालू होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, मैंने बोला अभी। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। साथ साथ लिखो, साथ साथ बोलो और साथ साथ लर्न करते जाओ। ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये जो कन्वर्जन होगा हमारी बॉडी में, जो भी कन्वर्जन होता है प्लांट्स में, जो भी कन्वर्जन होता है उसमें क्या जरूरत पड़ती है, एंजाइम की। तो वो कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेस, इंपॉर्टेंट। इस स्टेप के अंदर एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। मैंने तो बोला था कि इससे हम लोगों को एनर्जी मिलनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+। मैंने तो बोला था इस ग्लाइकोलिसिस के पाथवे से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, तो लॉजिकली एटीपी बनना चाहिए, पर यहाँ तो मैंने यूज़ कर लिया। सब्र रखो, हम आगे बनाएंगे भी। 2 स्टेप ऐसे होंगे जिसमें एटीपी यूज होगा, जिसमें से पहला स्टेप, ये पहला स्टेप ही है ग्लाइकोलिसिस का। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एटीपी यूज होता है और हेक्सोकाइनेस की मदद से कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। हमने क्या किया, सिर्फ ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज को रखा। अब ये जो तीनों है ना, ये तीनों 6 कार्बन प्रोडक्ट्स है। इसमें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बिल्कुल भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट फॉर इसका स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के आइसोमर हुए। तो हमने आइसोमर करने के लिए जो एंजाइम यूज करेंगे वो क्या होगा, फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट है, हेक्सो, क्योंकि 6 कार्बन प्रोडक्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमर बन रहा है। समझे, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ये एंजाइम यूज होगा कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये सेकेंड था। थर्ड स्टेप जो है वो कन्वर्जन है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत, ध्यान से सुनना।
मैंने क्या किया, अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट था जो कि 6th पोजीशन पे था कार्बन के फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, बिस फॉस्फेट। तो इसकी एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट है, फ्रक्टोज क्योंकि ये भी फ्रक्टोज है, ये भी फ्रक्टोज है, और काइनेस, फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेस, PFK। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है एक फॉस्फेट का। ये क्या है, पेस मेकर, यानी कि ये जो एंजाइम है ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये आपको मुझसे अच्छे से पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दिस इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें भी ATP का यूटिलाइजेशन होता है, एक ATP का। पर इसकी ATP में एक खास बात होती है, इसकी जो ATP है ना, दैट इज अ नेगेटिव इनहिबिटर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ATP का कंटेंट ज़्यादा होगा, अगर ATP बढ़ेगा तो इसका मतलब ATP का ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। अगर ATP ज़्यादा तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी ज़्यादा बनेगा, और इतना ज़्यादा बनेगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इनहिबिशन टू हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस को बोलेगा कि भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा कम बनाओ, थोड़ा कम रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, थोड़ा स्लो कर दो रिएक्शन को। तो इसलिए ATP क्या है हमारा, नेगेटिव इनहिबिटर। याद रहेगा इतना, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा स्टेप। ATP यूज़ हो रहा है, ATP नेगेटिव इनहिबिटर है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है विच इज़ अ पेस मेकर, और रेट लिमिटिंग स्टेप है ये। इसके आगे अगर बढ़े हम, विच इज़ द 4th स्टेप, तो बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलेंगे गप, ठीक है। या फिर NCERT में ये भी लिखा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो क्या हुआ, P3PGAL, 3 पागल, हम गप बोलेंगे। और उसके बाद 5th स्टेप होगा इसका कन्वर्जन इनटू धप, गप धप, विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब अगर आप देखो तो यहाँ तक जो भी थे हमारे पास 6 कार्बन थे, पर इधर से जो होंगे हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होंगे, इसीलिए इन सबके क्या 2-2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 6 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और वही 2 प्रोडक्ट कंटिन्यू, 2 GPA PGAL, 2 PGAL बनाएंगे, 2 DHAP। तो इसीलिए आगे के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे सब 3 कार्बन होंगे और सब 2-2 बनेंगे। मैं वापस नहीं बोलूँगा, ये याद रखना, ठीक है। एंजाइम बाकी रह गया, 4th स्टेप का एंजाइम इज एल्डोलेस, और इसमें भी क्योंकि 3 का 3 कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है, तो क्या होगा, आइसोमरेज। समझे इतना। अब अगर आपने देखा हो तो मैंने ये वाले जो 2 एरो है 1 साइडेड एरो बनाए हैं, बाकी के सारे एरो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन वाले बनाए। ऐसा क्यों, क्योंकि 1st स्टेप और 3rd स्टेप, एक्चुअली नॉट ओनली 1 and 3, 1, 3 and 10th स्टेप आर irreversible steps। और इसीलिए ये क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स। ये 3 चेक पॉइंट होते हैं। 10th वाला जो स्टेप है वो आगे बताऊंगी, अभी एक बार में 5 ही बन रहे हैं इधर। तो
तो 1, 3 और 10 जो है वो चेक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो वापस ग्लूकोज नहीं बनेगा उसका सॉरी, लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो ये फिर भी रिवर्सिबल है। वापस एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, पहले इसको लिख लो। सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस। एक एटीपी यूज हुई एक स्टेप में। अब ये जो है ये सब याद रखना, क्योंकि अब मैं मिटा दूंगी ना इसको तो फिर नेक्स्ट वाले में भी इसका काम आएगा कि कौन से स्टेप में एटीपी बन रही है, कौन से स्टेप में एटीपी यूज हो रही है, वो सब मैं पूछूंगी। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एक एटीपी यहाँ पे यूज हुई। दूसरा स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एग्जाम? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेस। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एंजाइम इंपॉर्टेंट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस PFK विच इज अ पेसमेकर। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और इसमें भी एक एटीपी यूज होती है, ये भी इरिवर्सिबल है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप इज इरिवर्सिबल यानी चेक पॉइंट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उससे क्या बनेगा? गप या फिर PGAL 3PGL। क्या हुआ? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये बनेगा और उससे बनेगा धप यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। किसके प्रेजेंस में? आइसोमरेज के, क्योंकि वो दोनों आइसोमर है और ये बनेगा एल्डोलेज की प्रेजेंस में। समझे इतना? ये जो सारे के सारे स्टेप्स है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग फेज या फिर एनर्जी कंजम्पशन फेज। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसलिए ये सारे 5 स्टेप को हम बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन फेज या फिर एक्टिवेटिंग फेज, कि अब एक्टिवेट हो रहा था। इसके बाद के जो स्टेप्स है वो दूसरे होंगे, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहती, पहले इसको करो ध्यान से, सिर्फ इतना लर्न करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 6th स्टेप पे। हम लोग ने लास्ट स्टेप पे बनाया था DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पर लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो DHAP से नहीं होता, वो PGAL से आगे बनता है, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है आगे। यानी कि मैं लिख सकती हूँ PGAL 3PGAL लिख सकती हूँ उसको, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे जो स्टेप होता है। 3PGAL से बनता है सबसे पहले 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? BPGA। अभी तक क्या था? PGAL था, तो आप क्या करो L हटा दो और 3 को B बना दो, तो BPGA हो गया। और इसका जो एंजाइम होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? जो ऊपर का है पहले तो उसी का नाम लिख दो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब आप ये कैसे याद रखोगे? देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो इसका नाम था, उसके आगे था डिहाइड्रोजिनेस। इसमें क्या होता है? H3PO4। अगेन मैं एक और बात बोल दूँ आपको, ये भी सब 2 कंपाउंड है ना। H3PO4 का यूज होता है, 2H3PO4 बाय द वे, और उसमें से क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन को यूज करेंगे। किसको? हाइड्रोजन को। अब इसमें क्या लिखा है? डिहाइड्रोजिनेस, मतलब हाइड्रोजन निकाल दो और वो हाइड्रोजन निकल के किस में आएगा? NAD का फॉर्मेशन होगा इनटू NADH प्लस H+। इसका मतलब जो इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन निकला वो किस में गया? NAD में, और इसकी वजह से क्या बना? 2 NADH बने। समझे? इसको आप ऐसे याद रखोगे, डिहाइड्रोजिनेस है तो हाइड्रोजन निकालो, डिहाइड्रो। सबसे पहले तो इसका नाम हमने लिख दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके बाद ऐड करोगे डिहाइड्रोजिनेस, तो डिहाइड्रोजिनेस है तो हाइड्रोजन निकाल लो इसमें से और किस में डालोगे? NADH में। तो आपको ये पता चल गया कि जो 6th स्टेप है उसके अंदर होता है फॉर्मेशन NADH का। कितने? 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब क्या थे? ये सब 3 कार्बन कंपाउंड है। समझे? नेक्स्ट जो स्टेप है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब उसमें से आपको क्या करना है? 1 निकाल देना है, तो क्या बना?
3। अब देखो 1 और 3 दो पोजीशन में फॉस्फेट था, इसलिए बिस फॉस्फो था। अब मैंने 1 से हटा दिया तो सिर्फ 3 पे बचा, तो 3 पे हम क्या लिखेंगे, 3 बिस हटा देंगे, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। ये भी क्या है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ये कौन सा स्टेप है, 7 स्टेप है। इसके अंदर जो एंजाइम यूज होगा दैट इज, अब हम लोग आ जाएंगे इसमें फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, क्योंकि हर जगह फॉस्फो है तो फॉस्फो ग्लिसरेट, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड है, और म्यूटेस क्योंकि ये एंजाइम है। अब इस स्टेप में बनती है ATP। ADP का फॉर्मेशन होता है ATP में, ATP का फॉर्मेशन होता है ADP से, अलग ही समझोगे तुम, और Mg+ यूज होता है। ठीक है, ये था हमारा 7th स्टेप। 8th स्टेप, अभी तक मैंने कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बनाया, क्योंकि वो मैं कब बनाऊंगी, 10th स्टेप में। इससे बनेगा, अब 3 भी हम हटा देंगे, 3 में से भी एक हटा देंगे आई मीन, तो क्या बनेगा, 2-फॉस्फो ग्लिसरेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, समझ रहे हो ना, 2 कंपाउंड बनेंगे। और इसका जो एंजाइम होगा दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरोम्यूटेस इधर होगा, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होगा। क्यों, क्योंकि इधर भी एक फॉस्फेट की हेराफेरी चल रही है, एक फॉस्फेट हटा दिया हमने, तो इसलिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। वहाँ पे क्या किया था हमने, फॉस्फेट का एडिशन किया था, तो हमने वहाँ पर भी काइनेज यूज़ किया था। ये मैं ऐसा सिर्फ आपको याद रहे इसलिए बता रही हूँ कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे आता है। ठीक है, ये कौन सा स्टेप है, 8th स्टेप। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 बनेंगे। इसके बाद क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट के बाद बनेगा PEP, यानी कि फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, PEP। अगेन 3 कार्बन, 2 बनेंगे, समझे। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, इसमें होगा इनोलेस। दिस इज द 9th स्टेप। ऑल्सो इसके अंदर H2O भी निकलेगा बाहर। और लास्ट स्टेप होगा 10th स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। थ्री कार्बन, 2 कंपाउंड बनेंगे, एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज, ये याद रखो। इसमें हम लोग ने फॉस्फो हटा दिया नाम में, तो काइनेज आया वापस, और पायरुविक एसिड बन रहा है तो पायरुवेट। ठीक है, एक और बात, इसमें भी ATP का फॉर्मेशन होगा। ये 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा इस स्टेप में। और इसमें मैंने इरिवर्सिबल स्टेप बनाया, क्योंकि 10th स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल होता है। इसमें Mg+2 भी चाहिए और K+ भी चाहिए। और कुछ है, बस इतना ही। चलो अब रिवाइज करते हैं एक बार पूरा का पूरा। पूरा तो नहीं, आधा का आधा ग्लाइकोलिसिस। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था एनर्जी कंजप्शन फेज। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। क्यों, क्योंकि इसमें 3 जगह पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। 6th स्टेप पे NADH बन रहा है, 7th पे ATP बन रहा है, और 10th पे भी ATP बन रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन फेज या फिर पे ऑफ फेज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिख लो, फिर इसको रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 6th स्टेप हमने अभी तक PGAL DHAP पे पढ़ा था, यानी कि एनर्जी कंजप्शन फेज। PGAL के बाद बनेगा BPGA,
बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और एडिशन में आप लगा दोगे डिहाइड्रोजनेज, यानी कि कहीं पर तो हाइड्रोजन निकला है, तो हाइड्रोजन निकल के कहाँ गया, NADH की फॉर्मेशन में हुआ है, और कहीं पे भी डिहाइड्रोजनेज यूज नहीं हुआ है, सिर्फ यहीं पे यूज हुआ है, मतलब NADH का फॉर्मेशन भी सिर्फ 6 स्टेप में ही होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा, 1 हटा दोगे तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA ये बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी ATP का फॉर्मेशन होगा। अब आप ऐसे याद रख सकते हो 7th वाले स्टेप में 10th वाले स्टेप में, ये 2 स्टेप जो है 7th वाले और 10th वाले स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट वाले और 3rd वाले स्टेप में ATP का ब्रेकडाउन हो रहा है। 6th वाले स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आपको साइकिल में याद नहीं रह रहा तो आप ये नंबर्स के साथ याद कर लो, समझे। फिर उसके बाद 8th स्टेप जो है उसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, तो 3 का एक और हटा दिया तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, ये था इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, समझे। नेक्स्ट 9th स्टेप बनेगा इनोलेस की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP, फिर लास्ट में पाइरुवेट काइनेस की मदद से बनेगा पाइरुविक एसिड, इसमें भी ATP चाहिए, समझे। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे से डायरेक्ट ATP बन रही है 7th और 10th, इसको हम लोग बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ATP बनती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, लेकिन जहाँ पर भी डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी SLP, जो कि ये है 7th और 10th स्टेप। तीसरी चीज़, तीसरी दूसरी जो भी है, हमारे यहाँ पे कितनी ATP बनी टोटल, 2 यहाँ पे बनी 2 यहाँ पे बनी, टोटल कितनी ATP बनी हमारे पास, 4 ATP बनी टोटल। लेकिन फर्स्ट और 3rd स्टेप में 2 ATP कलेक्टिवली यूज भी हो रही थी, तो कितनी हमारे पास यूज हुई, 2 ATP यूज हो गई, तो नेट ATP कितना बना हमारे पास, 2 ATP मिला हमें थ्रू ग्लाइकोलिसिस, समझे। एडिशनली यहाँ पर 2 NADH भी मिले। अब ये याद रखो एक NADH से हमें कितनी ATP मिलती है, 3 ATP, तो ये 3 × 2 यानी कि 6 ATP मिली हम लोगों को एक ग्लाइकोलिसिस के उसमें NADH से। टोटल ये 6 ATP NADH से और ये 2 ATP जो हमारी नेट प्रोडक्शन थी वो कितनी हुई, 8 ATP मिली हमें इन टोटल ग्लाइकोलिसिस में, समझे इतना। वापस यहाँ पर हमें 4 ATP मिली, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। NADH से मिली हमें 6 ATP, टोटल कितनी 10 ATP हमें मिली, पर 2 ATP हम लोग ने इनिशियली यूज भी करी थी, तो हम लोगों को लॉस भी देखना पड़ेगा, तो 10 में से 2 जो ATP गई तो हमारे पास कितनी ATP नेट बची, क्वेश्चन में ऐसा नेट लिखा होगा, नेट ATP फॉर्म, तो 8 हमारे पास बची पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में। तो अब क्या करूंगी मैं, अब आपको मैं ये पहले मिटा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी इसी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और यहाँ पर लिखूंगी भी, तो आपको उन सबके आंसर देने हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के रिलेटेड ही है, वो करते हैं पहले। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट क्या यूज होता है, दूसरा उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होते हैं, तीसरा कि ऑक्सीडेशन वाला स्टेप क्या होता है, कौन सा होता है, चौथा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन कौन से स्टेप में होते हैं, पांचवा नेट डायरेक्ट ATP गेन कितना है, छठा टोटल नेट ATP कितना है। इसके अलावा पेस मेकर कौन है, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे नीट के एग्जाम में, तो ये ध्यान से सॉल्व करो। इसके अलावा प्रिपरेटरी फेज में ATP का क्या स्टेटस है और पे ऑफ फेज में क्या स्टेटस है।
चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है, जो दूसरे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, उसके साथ साथ 2 NADH बन रहे हैं, उसके साथ साथ 2 ATP मिल रहे हैं हमें। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है जो आफ्टर ग्लाइकोलिसिस हमें मिल रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब NADH का फॉर्मेशन, तो ऑक्सीडेशन कौन से स्टेप में होता है, 6th स्टेप में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 7th और 10th स्टेप में होता है। इसके साथ साथ ATP का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, 1st और 3rd स्टेप में होता है। नेट डायरेक्ट ATP गेन, अच्छा डायरेक्ट ATP गेन मतलब ये SRP पूछ रहे, तो उसका नेट यानी हमारे पास जो 4 टोटल बने थे 7th और 10th स्टेप में, माइनस जो 2 हमारे यूज हुए 1st और 3rd स्टेप में, टोटल कितने, 2 ATP है नेट डायरेक्ट ATP। NADH को क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ATP नहीं है NADH। टोटल नेट ATP मतलब इसमें हम NADH को भी कंसिडर करेंगे, तो कितने हुए हमारे पास, 8 ATP मिले टोटल नेट। पेसमेकर कौन है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, वही सेम स्टेप 3rd वाला। ओके, एक और क्वेश्चन है, चेक पॉइंट कौन कौन से होते हैं, 1st, 3rd और 10th वाला स्टेप। प्रिपरेटरी फेज में ATP 2 ATP यूज्ड, पे ऑफ फेज में ATP 4 ATP फॉर्म्ड। इजी था। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का पाथवे याद रह जा रहा है तो ये बहुत इजी है। तो वो कैसे याद होगा, अभी तक मोस्टली सब याद हो गया होगा। आपको क्या करना है, एक बार खाली लिख लेना है बिना देखे। अगर आप देख के लिखो तो 2 बार, मतलब पहली बार देख के दूसरी बार बिना देखे लिखो। तो बिना देखे लिखोगे ना एक बार, तो आपको पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है, बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, ईजी ही है। तो बस इसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आज का लेक्चर हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।